हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में प्री प्रोसेसिंग को जो है रिवाइज करेंगे। इसको ऑलरेडी हम पहले के लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, तो आज हम इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को जो है मेनली 4 पार्ट्स में बांटा गया है: प्री प्रोसेसिंग, इमेज एनहांसमेंट, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन और इमेज क्लासिफिकेशन, जिसमें जो है आज हम प्री प्रोसेसिंग को रिवाइज करेंगे। तो प्री प्रोसेसिंग के जो है 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे: रेडियोमेट्रिक करेक्शन, जियोमेट्रिक करेक्शन और मिसलेनियस। तो सबसे पहले हम रेडियोमेट्रिक करेक्शन से शुरुआत करते हैं। तो रेडियोमेट्रिक करेक्शन के अंदर जो है यहाँ पे 3 चीजें आती हैं: डिटेक्टर रिस्पॉन्स कैलिब्रेशन, सन एंगल एंड टोपोग्राफिक करेक्शन एंड एटमॉस्फेरिक करेक्शन। और जिसमें से जो है डिटेक्टर रिस्पॉन्स कैलिब्रेशन को के अंदर जो है 4 तरह के एरर आते हैं: डी स्ट्रिपिंग, मिसिंग स्कैन लाइन, विग्नेटिंग और रैंडम नॉइज। तो इसके बारे में जो है थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डी स्ट्रिपिंग की। तो डी स्ट्रिपिंग क्या होती है कि जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, ये बहुत सारे स्ट्रिप्स आ गए हैं। तो ये जो स्ट्रिप्स है, इन्हीं को रिमूव करना जो है, इस मेथड को डी स्ट्रिपिंग के नाम से जाना जाता है। और ये जो स्ट्रिप्स आ जाते हैं इमेज में, ये जो है लैंडसेट MSS के डेटा में आते थे। हर 6 लाइन के बाद जो है एक स्ट्रिप आ जाती थी। तो डी स्ट्रिपिंग को करने का मेथड है कि जैसा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हर 6 लाइन पे जो है एक स्ट्रिप बन के आती है। तो उसके पहले की जो 6 लाइनें हैं उसका हिस्टोग्राम जनरेट करना, उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपैरिजन करना है। उसके बाद जो है ये डी स्ट्रिपिंग टेक्निक का फॉर्मूला है DN न्यू, जिसमें जो है स्ट्रिप वाली जो जगह है वहां पे एक नई वैल्यू मिल के आएगी। और इसमें DN ओल्ड जो है ये पुरानी वाली ब्राइटनेस वैल्यू है, और MD और सिग्मा D जो है इसमें ये रेफरेंस वैल्यू है मीन ब्राइटनेस के और स्टैंडर्ड डेविएशन के। और MI और सिग्मा I जो है ये मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिटेक्टर अंडर कंसिडरेशन है। तो इस फॉर्मूले का जो है यूज होता है डी स्ट्रिपिंग टेक्निक में, जिसपे जो है हर 7th लाइन पे जो स्ट्रिप बन के आती है, इसके पहले के जो 6 स्ट्रिप्स हैं उनके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का हिस्टोग्राम के थ्रू कंपैरिजन होता है, और उसके बाद नई DN वैल्यूज को जनरेट करते हैं। इन स्ट्रिप्स को रिमूव करने के लिए जो है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स का भी यूज किया जाता है। इसके बाद अगला जो है टर्म वो है मिसिंग स्कैन लाइन। तो मिसिंग स्कैन लाइन में क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में देख रहे होंगे, एक कंटिन्यूअस इमेज है सुंदर सी, और बीच में जो है ये एक ब्लैक स्ट्रिप आ गई है। तो ये मिसिंग स्कैन लाइन जो है ये क्यों आती है? तो कभी कभी जो है स्कैनिंग के टाइम जो है सेंसर में जो है टेम्पररी जो है सैचुरेशन आ जाता है स्कैनिंग के दौरान, तो उस वजह से जो है ये एक स्कैन लाइन आ जाती है बीच में ब्लैक कलर की। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम कि इसके अगल बगल का जो डेटा है उस डेटा की हेल्प से जो है हम इस जो खाली जगह है इसको फिल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख रहे होंगे, ये वाली लाइन है, ये जो है हमारी मिसिंग लाइन थी, और इसके ऊपर वाली जो DN वैल्यू और नीचे वाली जो DN वैल्यू, इनका एवरेज लेके हमने जो है बीच वाले सारे वैल्यूज को फिल कर दिया है। तो एक इस मेथड से जो है हम स्कैन लाइन रिमूव कर सकते हैं। और कहीं पे जो है अगर 2 मिसिंग लाइन हो तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये ऊपर वाली लाइन जो मिसिंग है, इसमें जो है सेम इसके ऊपर वाली वैल्यूज को फिल कर दिया। ये जो 69 वाली लाइन मिसिंग है, इसमें इसके नीचे वाली वैल्यूज को सेम फिल कर दिया है। और सेम ऐसे ही अगर 3 स्ट्रिप्स जो है मिसिंग है, तो ये ऊपर वाले और नीचे वाले तो सेम कॉपी हो जाएंगे इसके बगल वाले पिक्सल्स के जैसे, और ये बीच वाले जो है ये फिर इन दोनों का जो है एवरेज वैल्यूज आ जाएंगे इन सारी पिक्सल्स में। तो इन मेथड से जो है स्कैन लाइन को जो है मिसिंग रहती है जो उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टर्म है वो है विग्नेटिंग रिमूवल। तो विग्नेटिंग क्या होती है, आपने अपने मोबाइल कैमरास में भी ये फिल्टर देखा होगा। विग्नेटिंग में क्या होता है कि हमारी जो इमेज है उसके चारों कॉर्नर्स पे जो है डार्कनेस आ जाती है। तो सैटेलाइट सेंसर्स में ऐसा क्यों होता है? तो जब भी हम ऑप्टिकल सेंसर्स का यूज करते हैं तो उसमें यूज होने वाले जो लेंस होते हैं उनमें एक फ्रिंज एरिया होता है कॉर्नर्स को जो डार्कर दिखाता है। और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के केस में जो है जो मेजर्ड कैलिब्रेशन डेटा होता है बिटवीन इररेडियंस एंड द सेंसर आउटपुट सिग्नल, इसका यूज होता है रेडियोमेट्रिक करेक्शन के लिए। और ऑल्सो जो है विग्नेटिंग रिमूवल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया जा सकता है। इसके बाद अगला जो टर्म है हमारा रैंडम नॉइज रिमूवल है। ये भी जो है डिटेक्टर रिस्पॉन्स कैलिब्रेशन के ही अंदर आता है। तो ये जो चारों हमने बात कर रहे हैं, ये जो है हमारे जो डिटेक्टर है, जो हमारा कैमरा, उसमें किसी तरह की सैचुरेशन आ जाती है सिग्नल को इनपुट और आउटपुट देते समय, तो उस वजह से जो है ये सारे एरर्स आते हैं। तो रैंडम नॉइज रिमूवल में क्या होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते होंगे कि बहुत सारे जो है
बीच बीच में ये रैंडम जो है पिक्सल्स वाइट वाइट से स्नोई अपीयरेंस दे रहे हैं इमेज को, ऐसे पिक्सल्स जनरेट हो गए। तो ऐसे नॉइस को जो है हम शॉल्ट एंड पेपर नॉइज भी बोलते हैं। तो रैंडम नॉइज को रिमूव करने के लिए जो है स्पेशल फिल्टरिंग का यूज किया जाता है। और ऐसे नॉइजी पिक्सल्स को रिमूव करने के लिए जो है हम एक और तरीका यूज करते हैं, जिसमें जो है करेक्टेड पिक्सल्स है उनके नेबरिंग के, उसके साथ में नॉइजी पिक्सल्स को रिप्लेस कर देते हैं। और साथ ही साथ कॉन्वोल्यूशन फिल्टरिंग का भी यूज कर सकते हैं हम रैंडम नॉइस को रिमूव करने के लिए। इसके बाद रेडियोमेट्रिक करेक्शन में जो अगला पार्ट आता है वो है सन एंगल करेक्शन एंड टोपोग्राफिक करेक्शन का। तो सन एंगल करेक्शन की अगर बात करें तो सन एंगल करेक्शन क्यों करना पड़ता है? जैसे कि अर्थ जो है वो एक पूरे साल में जो है सन के साथ अलग अलग डिस्टेंस में होता है, अलग अलग सीजन्स में होता है, जिससे क्या होता है सन की जो रिलेटिव पोजीशन है अर्थ के रेफरेंस में वो डिफरेंट सीजन्स में जो है चेंज होते रहती है। तो इस चेंजेस की वजह से जो है इमेज के कलर में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, यहाँ राइट साइड वाली इमेज जो है ये क्लियर है और लेफ्ट साइड वाली जो इमेज है इसमें दो तरह के सन एंगल से इंटरेक्शन हुआ है अर्थ सरफेस का, उसकी वजह से जो है इमेज दो अलग अलग कलर्स में दिख रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक करेक्शन मेथड जो है यूज किया जाता है सन एंगल करेक्शन के लिए, जिसमें डीएन जो करेक्टेड डीएन वैल्यूज है वो जो है उसका फॉर्मूला जो होता है वो डीएन बाई साइन अल्फा। तो ये साइन अल्फा जो है ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये सोलर एलिवेशन एंगल होता है। और ये एंगल जो है आपको कभी भी आपको इमेज जो अगर प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको मिलती है तो उसके जो है इमेज के राइट साइड में जो है वहां पे उसका सन एलिवेशन एंगल लिखा होता है। तो उसी का यूज करके इमेज की डीएन वैल्यू को जो है उस एंगल से आप डिवाइड करेंगे तो आपकी करेक्टेड डीएन वैल्यूज जो मिल जाएंगी। और यहाँ पे ये जो एग्जांपल शो किया गया है लैंडसाइड ईटीएम प्लस का डेटा है डिफरेंट सन एंगल्स पे। जैसे लेफ्ट वाली इमेज जो है ये 37 डिग्री पे थी और राइट वाली जो है 42 डिग्री पे, और अलग अलग एलिवेशन एंगल्स पे जो है अलग अलग इमेजेस अपीयर होती हैं। तो इसको मेनली जो है आप इस फॉर्मूले से डीएन बाई साइन अल्फा से करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टर्म है वो है हमारा टोपोग्राफिक करेक्शन। तो टोपोग्राफिक करेक्शन क्या होते हैं, जब भी इमेज में जो आप हिली रीजन में जहाँ पे स्लोप ज्यादा है वहां की इमेजिंग कर रहे हो तो वहां पे जो है शेड्स अपीयर होते हैं और इन्हीं के करेक्शन जहाँ इन्वॉल्व होते हैं वो टोपोग्राफिक करेक्शन के अंदर आते हैं। और टोपोग्राफिक करेक्शन ये जो है डिफरेंट सोलर इल्यूमिनेशन की वजह से होता है। जैसे कि कुछ स्लोप्स है जो कि सनलाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो कम सनलाइट या फिर पूरी तरह से डार्कर अपीयर होते हैं, और कुछ स्लोप जो डायरेक्टली सन के कांटेक्ट में आते हैं वो ब्राइट अपीयर होते हैं इमेज में। तो टेरेन के ये जो इल्यूमिनेशन इफेक्ट आते हैं इमेज में, इसको करेक्ट करने के लिए जो है माइनर्ड करेक्शन, जिसका फॉर्मूला ln इज इक्वल टू l इंटू कॉस e टू द पावर k माइनस 1 इंटू कॉस i टू द पावर k, इसका यूज किया जा सकता है। इसमें ln क्या है, ये नॉर्मलाइज रेडियंस है, l जो है मेजर्ड रेडियंस है, e जो है ये स्लोप है जो कि डेम से आपका डिराइव होके आ जाएगा, I जो है इंसिडेंस एंगल ऑफ सोलर रेडिएशन है, और K जो है आपका माइनर्ड कांस्टेंट है जो कि हर एक ईच इमेज के लिए एस्टिमेट किया जा सकता है। तो माइनर्ड करेक्शन के मेथड से जो आप टोपोग्राफिक करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद रेडियोमेट्रिक करेक्शन के अंदर अगला जो टर्म है वो है एटमॉस्फेरिक करेक्शन। तो एटमॉस्फेरिक करेक्शन क्या होता है, इसको एरर की तरह कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि ये जो सिग्नल रिसीव होता है सेंसर को उसी का एक पार्ट होता है। फिर भी जो है नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स बनाए गए हैं एटमॉस्फेरिक करेक्शन करने के लिए। एटमॉस्फेरिक करेक्शन के अंदर आता क्या है, जैसे कि हेज रिमूवल, कहीं विंटर सीजन्स में आप जो है इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हेज आ रहा है इमेज में, तो उसके करेक्शन जो है एटमॉस्फेरिक करेक्शन के अंदर आते हैं। और यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जो इनका एटमॉस्फेरिक करेक्शन हुआ है। पहले ये इमेज हेजी थी, बाद में करेक्शन हुआ इसका। यहाँ पे जो क्लाउड को रिमूव किया गया कुछ पार्ट्स को, ये भी जो एटमॉस्फेरिक करेक्शन में आते हैं। तो एटमॉस्फेरिक करेक्शन के जो मेथड्स है, बेसिकली 3 तरह के मेथड्स का यूज होता है एटमॉस्फेरिक करेक्शन के लिए। इमेज बेस्ड मेथड जो कि इमेज का यूज करके होता है वो हिस्टोग्राम मिनिमम मेथड, रिग्रेशन मेथड का यूज होता है। दूसरा रेडिएटिव ट्रांसफर मॉडल और एम्पिरिकल लाइन मेथड, इन मेथड्स का जो है यूज होता है एटमॉस्फेरिक करेक्शन मेथड्स के लिए। इन मेथड्स के बारे में मैंने डिटेल में अपने पुराने लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, जिसमें मैंने पूरे पार्ट बी को कवर किया हुआ है सिलेबस के, तो उसमें से आप इनके डिटेल्स के बारे में देख सकते हैं। इसके बाद जो हम प्री प्रोसेसिंग का जो अगला टाइप है जियोमेट्रिक करेक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। तो जियोमेट्रिक करेक्शन जो है ये बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा गया, सिस्टमैटिक करेक्शन और नॉन सिस्टमैटिक करेक्शन। और इसमें सिस्टमैटिक करेक्शंस को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया, इमेज टू ग्राउंड करेक्शन और ग्राउंड टू इमेज करेक्शन। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जियोमेट्रिक करेक्शन के अंदर पहले आता क्या है,
किसी भी इमेज में जो है अर्थ के कर्वेचर की वजह से, प्लेटफॉर्म मोशन की वजह से, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की वजह से, या फिर नॉन लीनियरिटी इन स्कैनिंग मोशन या अर्थ रोटेशन, इन सब वजहों से जो है अगर आपकी इमेज में किसी भी तरह का सिस्टमैटिक या नॉन सिस्टमैटिक जियोमेट्रिक एरर आता है तो वो सब जो है जियोमेट्रिक करेक्शन के अंदर आता है। और डिजिटल इमेजेस जो होती है वो जियोग्राफिकली रेफरेंस नहीं होती हैं, और इन्हीं एरर्स को रिमूव करने के लिए जो दो मेथड्स का यूज किया जाता है वो सिस्टमैटिक करेक्शंस और नॉन सिस्टमैटिक करेक्शंस है। तो सिस्टमैटिक करेक्शन के अंदर जो है किस तरह के एरर्स का रिमूवल होता है, तो स्कैन स्क्यू, नोन मिरर वेलोसिटी वेरिएशन, क्रॉस ट्रैक डिस्टॉर्शन, अर्थ रोटेशन स्क्यू प्लेटफॉर्म, ऑल्टीट्यूड वेरिएशन, प्लेटफॉर्म वेलोसिटी वेरिएशन, इन सब का करेक्शन जो है सिस्टमैटिक करेक्शन के अंदर होता है। और सिस्टमैटिक डिस्टॉर्शन जो है इनको करेक्ट करने के लिए जो है पहले आपको पता होना चाहिए कि सोर्स ऑफ डिस्टॉर्शन क्या है, उसको एनालाइज करने के बाद जो है मॉडल्स जनरेट किए जाते हैं मैथमेटिकली, उसके बाद जो है इमेज में करेक्शन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं नॉन सिस्टमैटिक करेक्शन की। तो नॉन सिस्टमैटिक करेक्शन में क्या होता है कि दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में जो है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। इसके अंदर दो अप्रोचेस आते हैं, इमेज टू ग्राउंड जियो करेक्शन जिसको हम जियो रेफरेंसिंग के नाम से जानते हैं, और इमेज टू इमेज करेक्शन जिसको हम रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो जियो रेफरेंसिंग बेसिकली क्या होती है कि आपके पास एक रॉ इमेज है जो कि जिसमें लोकेशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइडेड नहीं है। तो ऐसी इमेज को जो आपको करेक्ट करने के लिए आपको कुछ कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तो ये जो आपकी एक लेफ्ट साइड वाली जो इमेज है ये नॉन जियो रेफरेंस्ड है, तो इस पे आपको कुछ जीसीपी कंट्रोल पॉइंट्स चाहिए होंगे जिसके आपके कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। आपने ग्राउंड में जाके जीसीपीस कलेक्ट किए जीपीएस की हेल्प से, और फिर उन फीचर्स को जो है सैटेलाइट इमेज में आइडेंटिफाई किया जहाँ पे आपने पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, और इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से जो है फिर आप इमेज को जियो रेफरेंस करते हैं। तो इमेज टू ग्राउंड, इसीलिए ग्राउंड डेटा की हेल्प से जो है आपने अपने इमेज को जियो रेफरेंस किया, तो ये इमेज टू ग्राउंड अप्रोच हो गया। और इमेज टू इमेज करेक्शन में क्या होता है कि आपके पास एक इमेज है जो कि प्रॉपरली जियो रेफरेंस्ड है, और उसी के पैरेलल जो है सेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट की दूसरी इमेज है जो कि जियो रेफरेंस नहीं है। तो आपको इन दोनों इमेज के बीच जो है पहले कॉमन फीचर्स आइडेंटिफाई करने होंगे, जैसे कि ये रिवर है, ये जहाँ पे मीट हो रही है, ये कॉमन फीचर हो गया हमारा दोनों इमेज के लिए। तो आपको जो इस इमेज से और इस इमेज के कॉमन फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हुए इमेज की हेल्प से दूसरे इमेज को करेक्ट करना है, रेक्टिफाई करना है, तो ये इमेज टू इमेज करेक्शन होता है, और ये जो है रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। और इमेज टू ग्राउंड की बात करें तो ये जियो रेफरेंसिंग के नाम से जाना जाता है। तो लास्ट ईयर जो है एक क्वेश्चन आया था गेट से, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें जो है ये जो डी वाला टर्म है, रजिस्ट्रेशन इज डन बिटवीन अ सैटेलाइट इमेज एंड फील्ड डेटा। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर इसको करेक्ट स्टेटमेंट बोल के आ जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन जो है दो इमेजेस के बीच होता है, सैटेलाइट इमेज और फील्ड डेटा के बीच नहीं होता है। चाहे इमेज और फील्ड डेटा की बात आ जाए वो जियो रेफरेंसिंग हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं इसी करेक्शन, जियोमेट्रिक करेक्शन में। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन एक टर्म आता है। तो जब भी आप इमेज को जो है जियो रेफरेंस करते हो, जब भी आपने जियो रेफरेंसिंग की होगी किसी भी जीआईएस सॉफ्टवेयर में, तो वहां पे पॉलिनोमियल ऑर्डर पूछा जाता है। तो ये पॉलिनोमियल ऑर्डर आपको कहाँ से पता चलेगा? तो ये पॉलिनोमियल ऑर्डर पता करने के लिए जो है आपको पता होनी चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, उसी हिसाब से जो है आपका कौन सा ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट रिक्वायर्ड, किस ऑर्डर के लिए कितने पॉइंट रिक्वायर्ड होंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है t+1 इंटू t+2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे t में आपको 1 पुट करना है, और इसके बाद जितने भी नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट आएंगे तो मिनिमम उतने नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स की जरूरत होगी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन में। ऐसे ही अगर आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यूज करना चाहते हैं तो सिंपली जो है t की जगह पे आपको पुट करना है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी ऑर्डर में आप चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आपको मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट जो रिक्वायर होंगे वो वैल्यूज आपको पता चल जाएंगी। और ये पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है पिक्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम और इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो है आप एक्यूरेसी भी डिफाइन कर सकते हैं अपने जियोमेट्रिक करेक्शन की। कैसे? डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन अनकरेक्टेड पिक्सल्स एंड करेक्टेड पिक्सल्स, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये जो फॉर्मूला है इसके जगह पे आप d की वैल्यू पुट कर सकते हैं
और एक्यूरेसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है ट्रांसफॉर्मेशन के केस में जो है रीसैम्पलिंग का यूज किया जाता है। रीसैम्पलिंग का यूज क्यों किया जाता है कि ये जो डिजिटल वैल्यूज हैं, इनको जो नई पिक्सल लोकेशन मिलेगी वो किस बेसिस पे मिलेगी, उसको करने के लिए जो है रीसैम्पलिंग का यूज होता है। और इसमें होता क्या है कि एक रास्टर ग्रिड को जो है हम नए रेक्टिफाइड रास्टर ग्रिड में प्लेस करते हैं। तो रीसैम्पलिंग के अंदर जो है 3 मेन मेथड्स आते हैं, नियरेस्ट नेबर, बाइलिनियर इंटरपोलेशन और क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो नियरेस्ट नेबरहुड मेथड जो है ये क्या करता है, यूजेस द इनपुट सेल वैल्यूज क्लोजेस्ट टू द आउटपुट सेल एज द असाइंड वैल्यू टू द आउटपुट सेल। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, ये जो टिल्टेड वाले ग्रिड्स हैं ये हमारी इनपुट सेल वैल्यू है और ये जो डॉटेड ग्रिड है ये हमारी आउटपुट सेल वैल्यू है। तो इसमें होता क्या है कि ये आउटपुट सेल वैल्यू के नियरेस्ट में जो भी इनपुट सेल वैल्यू का जो पिक्सल है वो इसको यहाँ पे मूव कर देता है। तो यहाँ मूव करने के बाद जो है आपके पास आउटपुट ग्रिड में जो है ये इनपुट सेल्स वाली वैल्यू सारी प्लेस हो गई हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि पिक्सल डुप्लीकेशन हो सकते हैं, ड्रॉप आउट हो सकते हैं और स्टेयर स्टेप्ड हो सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि ओरिजिनल पिक्सल वैल्यू जो है मेंटेन होती है और ये फास्टेस्ट मेथड है। इसके बाद अगला जो मेथड है रीसैम्पलिंग का, बाइलिनियर इंटरपोलेशन, इसकी बात करते हैं। तो इसमें जो है ये जो टिल्टेड इमेज है, ये ग्रे वाली, ये हमारी इनपुट इमेज की ग्रिड है और ये जो ब्लू वाला है ये आउटपुट ग्रिड है। इनपुट को हमें जो है इसमें फिक्स करना है। तो इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट ग्रिड के सेल्स हैं इसके नियर में इसको जो भी 4 सेल्स इनपुट वाले मिलते हैं उसका एवरेज जो है ये लेता है और उसी को रेक्टिफाई करके हमें जो है करेक्टेड वैल्यूज मिल जाती हैं। तो आउटपुट पिक्सल्स जो होते हैं एवरेज ऑफ द नियरेस्ट 4 ओरिजिनल पिक्सल, ये 4 जो पिक्सल्स हैं आउटपुट वाले सेल के नियर में, इनका एवरेज जो है हमें आउटपुट पिक्सल के फॉर्म में दिखता है। और बाइलिनियर इंटरपोलेशन की प्रॉब्लम क्या होती है कि ओरिजिनल पिक्सल वैल्यू की इंटीग्रिटी जो होती है लॉस्ट हो जाती है और ये स्लो मेथड है। और इसके बेनिफिट्स क्या है कि ये स्पेशियली ज्यादा एक्यूरेट होती है, स्मूथ ट्रांजिशंस होते हैं इसमें। इसके बाद अगला जो मेथड है क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये भी सेम बाइलिनियर इंटरपोलेशन जैसा ही है, बस इसमें क्या होता है कि आउटपुट पिक्सल एरिया और एवरेज ऑफ नियरेस्ट 16 ओरिजिनल पिक्सल्स का एवरेज लेता है ये, और इस वाले में जो था 4 नियरेस्ट ओरिजिनल पिक्सल्स का एवरेज लेता था। और इसके अंदर भी प्रॉब्लम होती है कि ओरिजिनल पिक्सल की वैल्यू की इंटीग्रिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। स्लो मेथड है ये थोड़ा। बेनिफिट क्या है कि इससे आपको शार्प इमेजेस और स्मूथ नॉइज मिलता है। तो ये रीसैम्पलिंग का तीसरा मेथड है। तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो नियरेस्ट नेबरहुड मेथड यूज होता है क्योंकि ये फास्ट होता है और इसमें जो ओरिजिनल पिक्सल वैल्यूज जो है वो भी लॉस्ट नहीं होते हैं। इसके बाद जो हम प्री प्रोसेसिंग के तीसरे मेथड जो मिसलेनियस के अंदर आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो मिसलेनियस के अंदर बेसिकली सब सेटिंग और मोज़ैकिंग आती है। जब भी आपको कोई बेसिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे काम होता है, जैसे कि आपने कोई सैटेलाइट इमेज डाउनलोड किया, अब आपको उतने बड़े सैटेलाइट इमेज की जरूरत नहीं है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत छोटा सा है, तो आप उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को मास्क आउट करके क्लिप करके जो बाहर कर लेते हो, तो इस मेथड को जो है सब सेटिंग के नाम से जाना जाता है। मोज़ैकिंग इसी का ऑपोजिट है। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत बड़े एरिया में है, लार्जर एरिया में है, और इसके लिए जो है आपको जो इमेजेस मिल रही है वो टाइल्स में मिल रही है अलग अलग, क्योंकि लार्ज एरिया कवर करता है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो इन्हीं चारों टाइल्स को, जैसे इस इमेज में ये 4 रीजन है, चारों टाइल्स को हमने एक साथ जोड़ दिया, स्टिच कर दिया जब, तो इस प्रोसेस को जो है मोज़ैकिंग बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था, जिसमें हमने जो है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के प्री प्रोसेसिंग वाले पार्ट को पूरी तरह से रिवाइज कर लिया है। और लास्ट ईयर जो इससे एमसीक्यू रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए थे, थियोरेटिकल थे, बेसिकली स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है इसी से रिलेटेड थे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगले लेक्चर्स में जो हम इमेज एनहांसमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन और क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे, बेसिकली रिवाइज करेंगे। इसको हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है पिछले लेक्चर्स में। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।